जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। भारत ने यह चुनाव 164 वोटों की मदद से जीता। ग्रुप 4 में एशियाई और प्रशांत राज्यों जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन को भी चुना गया। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। अन्य सामान्य सम्मेलन और सचिवालय हैं। इसे सामान्य सम्मेलन द्वारा चुना जाता है। दोस्तों याद रखें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कितने अंग होते हैं संवैधानिक? तो 3 संवैधानिक अंग होते हैं। कौन कौन से? आपका एक यूनेस्को और अन्य सामान्य सम्मेलन और सचिवालय, जिसमें से यह सामान्य सम्मेलन द्वारा चुना जाता है क्या? यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि भारत ने यह चुनाव कितने वोटों से जीता है? 164 वोटों की मदद से जीता है। और कौन कौन जीता है भारत के साथ इसके लिए चुना गया है? तो उसका भी याद रखें, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन। यह है एशियाई और प्रशांत राज्यों में से चुने गए देश। अब दोस्तों नजर डालें यूनेस्को की तरफ, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान में प्रमुख आंद्रे अजोले तथा यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। याद रखें दोस्तों, कब हुई है स्थापना? 16 नवंबर 1945 को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस दिवंगत एक एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश राज, बी पुनीत राजकुमार, सी कमल हसन और डी संचारी विजय। तो दोस्तों याद रखें, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में पुनीत राजकुमार, जो कि जिनका निधन हो चुका है, इन्हें मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। दोस्तों पुनीत राजकुमार राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 10वें शख्स होंगे। अभी तक यह सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि 2009 में आखिरी बार कर्नाटक रत्न से किसी को सम्मानित किया गया था। 2009 के बाद 2021 में सीधा पुनीत राजकुमार को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कर्नाटक रत्न दिया जा रहा है। दोस्तों पुनीत राजकुमार को 29 अक्टूबर 2021 को 46 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। तो इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। पुनीत के दिवंगत पिता डॉक्टर राजकुमार को भी 1992 में कवि कुवेम्पू के साथ कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखें, पुनीत राजकुमार के पिता डॉक्टर राजकुमार को भी यह सम्मान मिल चुका है, लेकिन उन्हें संयुक्त रूप से मिला था 1992 में। और पुनीत राजकुमार को 2021 में पूर्णतः इनको ही दिया जा रहा है, यह किसी के साथ शामिल नहीं है। मतलब यह सम्मान पाने वाली अन्य हस्तियां एस निजलिंगप्पा राजनीति, CNR राव विज्ञान, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी चिकित्सा, भीमसेन जोशी संगीत, शिव कुमार स्वामी जी समाज सेवा और डॉक्टर जे जावरेगौड़ा शिक्षा और साहित्य हैं। दोस्तों याद रखें, आपको आखिरी पुरस्कृत भी याद रखने हैं। तो 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े आखिरी पुरस्कृत थे और उनके बाद पुनीत राजकुमार हैं जो 10वें हैं। तो यह भी सब अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है, रिलेटेड पूछता है, मैन फैक्ट शायद ना पूछे। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन है ए 12वें स्थान पर, बी 72वें स्थान पर, सी 65वें स्थान पर और डी 82वें स्थान पर। तो दोस्तों याद रखें, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर 82वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों भारत 44 अंकों के साथ साल 2021 में वैश्विक रिश्वत सूचकांक जोखिम सूचकांक में 82वें पायदान पर आया है। पिछले साल के मुताबिक इस साल भारत की रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट आई है। वर्ष 2019 में भारत 48 अंकों के साथ 78वें स्थान पर। दोस्तों अगर हम देखें तो पिछली
हम 3 साल को कवर करते हैं, इस हिसाब से देख लेते हैं इसको। तो वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 78 थी, 78वीं, और अंक थे 48। 2020 में अंक थे 45 और रैंक थी 77। मतलब अंक एक घटा था लेकिन रैंक सुधर गई थी, रैंक 77 आ गई थी, 78 से पर था। और इस साल फिसल कर 82 पर है। तो अंक इस साल भी एक घटा है, लेकिन इस साल रैंक में हमें 5 पायदान का नुकसान हुआ है और हम 82वें स्थान पर है भारत। इस सूची में 194 देशों को शामिल किया गया है। इस साल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। तो दोस्तों सबसे निचले पायदान पर कौन कौन से देश हैं याद रखें? उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया। जबकि सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम सूचकांक वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है। तो दोस्तों टॉप किसने किया है, किन कंट्रीज ने किया है? याद रखें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड ने यह टॉप किया। भारत की रैंकिंग 82 है। इस साल अंक कितने हैं? तो 44 अंकों के साथ भारत 82वें स्थान पर है। पिछली साल 77 थी और उसके पहले 78 थी, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में द्वारे राशन योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है: ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने द्वारे राशन योजना लॉन्च की है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में द्वारे राशन योजना लॉन्च की है। यह योजना से राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार ने राशन डीलरों के लिए कमीशन को 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। साथ ही याद रखें दोस्तों, लगभग 21,000 इनको डीलरों को, राशन डीलरों को अनुमति दी गई है कि वो दो दो लोगों को अपने सहायक के तौर पर रखें। उसमें कुछ राज्य सरकार हेल्प करेगी और कुछ उन्हें अपने आप से उनको सैलरी देनी होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो नए 42,000 नए रोजगार भी सृजित होंगे और इन लोगों को राशन सप्लाई करने के लिए जो वाहन खरीदने होंगे उसके लिए 1-1 लाख रुपए की हेल्प की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। तो यह पश्चिम बंगाल सरकार का बहुत अच्छा कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों अब पश्चिम बंगाल को। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के नक्शे में पश्चिम बंगाल की स्थिति। यह एक साइड से बांग्लादेश से लगा हुआ, ऊपर से मतलब कहते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ पर फैला हुआ ये है पश्चिम बंगाल। आप देख रहे हैं इसको। अगर हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे तो इसकी सीमाएं देखेंगे कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। कहाँ पर दोस्तों? देखिए, यह भूटान से, यह नेपाल से और यह बांग्लादेश से इसकी सीमा लग रही है। दोस्तों राजकीय देखेंगे नीचे से तो उड़ीसा, देन झारखंड, देन बिहार, यहाँ ऊपर सिक्किम और ये असम से यह सीमा साझा करता है राजकीय। हम नजर डालेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल की डिटेल्स की तरफ। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राज्यपाल वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य आपको बताए असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। अगर हम पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार देखें तो दही चूड़ा महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्योहार है। नदियां देखें तो हुगली, तीस्ता, जलढका, रूपनारायण, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूराक्षी आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों याद रखें नदियां यहाँ की प्रमुख कौन कौन सी हैं? हुगली, तीस्ता, जलढका, रूपनारायण, गंगा, भागीरथी, दामोदर, मयूराक्षी आदि। जिसमें से याद रखना है दोस्तों कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का सुख कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें। झील अगर देखें तो मोती झील और रविंद्र सरोवर यहाँ की प्रमुख 2 झीलें हैं। राष्ट्रीय उद्यान गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखें दोस्तों। जिसमें से सुंदरवन तो आपको पता ही होगा कि सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, वहीं पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यह गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान याद रख लें आप। पश्चिम बंगाल जूट और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की 2 योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। याद रखें दोस्तों कौन कौन सी योजनाओं ने? उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। दोस्तों वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा 65 मंजिली इमारत द 42 को प्राप्त है और यह कोलकाता में स्थित है। याद रखना है दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है अभी वर्तमान में, तो द 42 और यह कोलकाता में स्थित है। दोस्तों अभी मुंबई में एक बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है
उसके बाद यह इसका मतलब स्थान, पहला स्थान जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं होता और वेरीफाइड नहीं होता, तब तक सबसे ऊंची इमारत का दर्जा इसको ही प्राप्त है। कोलकाता पत्तन, जो कि कोलकाता फोर्ट है पश्चिम बंगाल में, सॉरी पोर्ट है, का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और यह मतलब किसी ना किसी एग्जाम में देख सकते हैं आप इसको। तो उसके पीछे कारण है क्योंकि इसका नाम बदला गया है, और पहली ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन किस पतन का नया नाम है, या दूसरा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन किस राज्य में स्थित है। अब जिसे यह पता होगा कोलकाता पतन का नाम बदला गया है, वही बता पाएगा कि पश्चिम बंगाल है। तो बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने टेक नीव @75 का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए सांस्कृतिक मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक नीव @75 का उद्घाटन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में टेक नीव @75 का उद्घाटन किया है। यह टेक नीव @75 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हब जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करेगा। टेक नीव @75 एक साल तक चलने वाला उत्सव है जो समान समावेशी आर्थिक विकास बनाने के लिए समुदाय को सशक्त बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार STI के प्रभाव को उजागर करता है। यह 75 घंटे का कार्यक्रम है और इसमें कई हितधारकों द्वारा लाभार्थियों के अनुभव साझा करने, सामाजिक परिवर्तन करने वाले सम्मेलन और गोलमेज चर्चा शामिल है। तो दोस्तों याद रखें कि यह मुख्यतः जनजातीय समुदायों के लिए वो कहते हैं फोकस्ड है, और इसमें वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है। साथ में इनका उद्देश्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार की समझ या जानकारी लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। इसीलिए यह एक जो उद्घाटन किया गया है टेक नीव @75 का, इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अबेई UNISFA के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल के अधिदेश को कब तक बढ़ा दिया है। आपके ऑप्शन है ए 5 दिसंबर 2021, बी 10 दिसंबर 2021, सी 15 दिसंबर 2021 और डी 25 दिसंबर 2021। तो दोस्तों याद रखें, सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल के अधिदेश को 15 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर जिन्हें नहीं पता होगा यह अबेई क्या है, तो यह अबेई क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी सूडान में फैला हुआ है। तो दोस्तों अब जब दोनों देशों में यह क्षेत्र फैला हुआ है तो दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण भी बना हुआ है। ये दोनों, क्योंकि यह संसाधन समृद्ध क्षेत्र है, खनिज संपदा अच्छी है अबेई क्षेत्र में, तो दोनों देश इस पर अपना अधिकार चाहते हैं और इसी चक्कर में यह विवाद का कारण बना हुआ है। तो संसाधन समृद्ध अबेई सुरक्षा परिषद के फैसले से पहले के हफ्तों में घातक झड़पों का शिकार था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए थे। UNISFA की स्थापना जून 2011 में सुरक्षा परिषद द्वारा अबेई क्षेत्र में नए सिरे से हिंसा, बढ़ते तनाव और जनसंख्या विस्थापन के जवाब में की गई थी। तो दोस्तों याद रखें, UNISFA की स्थापना क्यों की गई थी, इसी अबेई क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए। वो कब की गई थी? जून 2011 में। दोस्तों दक्षिण सूडान से औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता एक व्यापक 2005 शांति समझौते की परिणति की घोषणा करने की तैयारी कर रहा था। तो उसी समय पर जब जून 2011 में इसकी स्थापना की गई, तो क्यों की गई? क्योंकि दक्षिण सूडान से औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा था, तो युद्ध की और हिंसा के हालात बनते, और उसी सबसे बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यह यूनिसेफा की स्थापना की, जो यहाँ पर शांति स्थापना में मदद कर सके, मतलब वहाँ पर हमेशा सक्रिय रहे। सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी। दोस्तों याद रखें, यूनिसेफा की स्थापना कब की गई? जून 2011 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी नोएडा, सी कानपुर और डी गाजियाबाद। तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश के पहले
एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन हाल ही में नोएडा शहर में किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल BHEL ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। इस टावर के प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से विकसित और तैयार किया गया है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर 1 वर्ग किलोमीटर तक हवा को शुद्ध कर सकता है। यह प्रदेश का पहला टावर है। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेक्टर 16A फिल्म सिटी बा D&D के बीच हरित क्षेत्र की जमीन पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखें, सबसे पहले तो यह कहाँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और किसके द्वारा, तो भेल द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सेंट्रल स्टेशन पर पहला पॉड होटल शुरू किया है? आपके ऑप्शन है: ए कोलकाता रेलवे स्टेशन, बी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सी मुंबई रेलवे सेंट्रल स्टेशन, और डी चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रेलवे ने हाल ही में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहला पॉड होटल शुरू किया है। ऐसे पॉड होटल रूम अमेरिका और जापान में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगर कोई यात्री ट्रेन की यात्रा के बाद थकान महसूस करता है तो वह स्टेशन पर ही इस पॉड होटल में ठहरकर आराम कर सकता है। अगर कोई यात्री ट्रेन की यात्रा के बाद आराम कर सकता है, इस पॉड होटल में ठहरकर आराम कर सकता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कैप्सूल नुमा कमरों के होटल में एक यात्री 12 से 24 घंटे तक रुक सकता है। तो दोस्तों याद रखें, कमरों का आकार रहता है कैप्सूल नुमा, और आपको अगर मौका मिले तो आप भी जाइए घूमने और रुक कर आइए। इसमें 12 से 24 घंटे तक रुक सकता है, और यहाँ रुकने का किराया 999 रुपये से लेकर 1999 रुपये तक होगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अमेरिकी लेखक ने पुस्तक के लिए गैर फिक्शन के लिए 50,000 पाउंड बैली गिफोर्ड पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है: ए पैट्रिक रैडन कीफ, बी जीन एम कैफे, सी आर्थर एम सचक्लेयर, डी डॉकलर प्राइज। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पैट्रिक रैडन कीफ, जो कि एक अमेरिकी लेखक हैं, ने अपनी पुस्तक के लिए गैर फिक्शन के लिए 50,000 पाउंड बैली गिफोर्ड पुरस्कार जीता है। दोस्तों, अमेरिकी लेखक पैट्रिक रैडन कीफ ने हाल ही में अपनी पुस्तक एम्पायर ऑफ पेन, बहुत अच्छे से पुस्तक का नाम याद रखें दोस्तों, क्योंकि रिटर्न में कभी भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, लेखक का नाम देके पुस्तक का नाम पूछ लें। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द सेक्युलर डायनेस्टी के लिए गैरी फिक्शन के लिए 50,000 पाउंड बैली गिफोर्ड पुरस्कार जीता है। नॉन फिक्शन के लिए बैली गिफोर्ड पुरस्कार, जिसे पूर्व में इसका पहले नाम क्या था, सैमुअल जॉनसन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक लेखन के लिए एक वार्षिक ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार है। तो दोस्तों याद रखें, यह कहाँ का पुरस्कार है? ब्रिटेन का पुरस्कार है, और यह एक गैर काल्पनिक लेखन के लिए पुरस्कार है। दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में की गई थी, और इसके तहत पुरस्कार राशि कितनी है, तो 50,000 पाउंड है, याद रखें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस पुरस्कार के लिए किसी भी देश की नागरिकता का लेखक योग्य है और उसे मिल सकता है, बशर्ते वह इंग्लिश में अपनी उसकी जो लिखा हुआ है उसका लेखन इंग्लिश में यूके में पोस्ट होता हो। अगर यूके में आपका प्रिंट होता है और सेल होता है तो फिर आप इसके लिए बिल्कुल काबिल हैं और आपको भी यह पुरस्कार मिल सकता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में हुई थी और इसके तहत 50,000 पाउंड मिलते हैं पुरस्कार राशि। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, 19 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए विश्व विज्ञान दिवस, बी विश्व विज्ञान दिवस, सी विश्व शौचालय दिवस, और डी विश्व योग दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 19 नवंबर को विश्व भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 19 नवंबर को विश्व भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व शौचालय संगठन ने विश्व शौचालय दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष की, तो 2001। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कब किया गया, तो याद रखें 2013 में। तो वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। यह दिन लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है। नजर डालेंगे विश्व शौचालय दिवस की 2021 की थीम पर, तो याद रखें शौचालयों का महत्व, यह है 2021 की थीम। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों,
कि विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है, शौचालयों का महत्व। अगर आपसे पूछा जाए विश्व शौचालय दिवस ने कब इसको मनाने की घोषणा की थी, तो 2001 में शुरुआत कर दी थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इसको की महासभा ने इसको मान्यता कब दी या आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कब की, तो 2013 में। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और अगर आप हम सबसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।